हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। और आज है हमारी क्लास नंबर 8 और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, और इसमें हम काफ़ी सारे टर्म्स को कवर कर चुके हैं और आज मैंने यहाँ पर आपके सामने 15 टर्म्स लिखी हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, पेशेंस रख के हर एक टर्म को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और जितनी भी पुरानी टर्म्स हैं, आई होप आपने वो सारी रिवाइज कर ली हो। अगर आपने वो टर्म्स अभी तक रिवाइज नहीं करी हैं तो पहले आप उन टर्म्स को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, मेरी स्क्रीन पे आपको बुक नज़र आ रही होगी और इसमें हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट जो कि हमने लिखा था दैट वाज कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली क्लास में एसेट पढ़ा था और एसेट में हमने देखा था कि एसेट में हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट आती है, सिमिलरली लाइबिलिटीज में हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है, जहाँ पर जो हमारी वैल्यू होती है वो थोड़ी हाई होती है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे जिनकी वैल्यूज कुछ जिनकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, इज मोर, इज हाई, उनको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। और रिसीट का मतलब यहाँ पर होता है टू रिसीव, रिसीव करना। ठीक है, तो जब हम कुछ चीज़ रिसीव कर रहे हैं और वो ज़्यादा वैल्यू इंक्लूड करती है तो वो कैपिटल रिसीट होती है। और अगर हम कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं और वो ज़्यादा वैल्यू इंक्लूड नहीं करती तो वो हमारी कैपिटल रिसीट, वो रेवेन्यू रिसीट होती है। नाउ इसमें यहाँ पे क्या डिस्टिंक्शन लिखा है कि देखो, जो कैपिटल रिसीट होती है और जो रेवेन्यू रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है और रेवेन्यू रिसीट हमारी ट्रेडिंग एंड पीएनएल को इफेक्ट करती है। तो रेवेन्यू रिसीट आर शोन ऑन द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, वेयर एज कैपिटल रिसीट आर शोन इन द बैलेंस शीट आइदर एज एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी और एज एन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब आपको पैसा जो रिसीव होगा वो दो तरीके से हो सकता है। पहले एसेट के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, मतलब बैलेंस शीट के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। अगर मान लो आपने किसी बैंक से जाके लोन लिया है, आपने किसी बैंक से जाके लोन लिया है, तो लोन लेने की वजह से आपको जो बैंक से अमाउंट मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगी। तो यहाँ पे लिखा है आइदर एज एन इंक्रीज इन दी लाइबिलिटी। दूसरा, अगर मैं एसेट के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो फॉर सपोज आपके पास एक बहुत अच्छी मशीनरी थी जिसको आपने सेल आउट कर दिया और सेल करने से मशीन को आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू रिसीव हुई, बहुत ज़्यादा अमाउंट रिसीव हुई, तो वो है रिडक्शन इन दी एसेट ऑफ दी फर्म। तो हमारी जो कैपिटल रिसीट होती है जो हमारे बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ टू रीजन, आइदर इन दी इंक्रीज इन दी लाइबिलिटी और इन दी रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। अब रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट सिंपल होती है, जो हमारे पीएनएल को इफेक्ट करेगी और पीएनएल में हमारे क्या आती है? इनकम या फिर हमारे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस तो हमेशा हम पे ही करते हैं, तो एक्सपेंसेस का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रेवेन्यू रिसीट के। रेवेन्यू रिसीट के एग्जांपल से अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपने मशीन को सेल किया तो आपकी फिक्स्ड एसेट थी, इसको बेचने की वजह से आपको जो भी अमाउंट रिसीव हुआ। कैपिटल contributed by the proprietor partner और मनी obtained from issue of shares and debentures in case of company, या अमाउंट received by way of loan। कोई भी कंपनी को अगर शेयर्स या डिवेंचर्स के थ्रू पैसा मिलता है या फिर उसका प्रोप्राइटर या पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के केस में बिजनेस में पैसा लगाता है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और लाइबिलिटी की इंक्रीज जो ह्यूज अमाउंट की है वो हमारी कैपिटल रिसीट है। अब रेवेन्यू रिसीट के कुछ एग्जांपल है। रेवेन्यू रिसीट के एग्जांपल क्या है? मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड, हमने सेल करी, हमारे पीएनएल में आ गया, इनकम हो गई। हमने कमीशन या फीस रिसीव करी, सर्विस देके, इनकम में आ गया। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया इन्वेस्टमेंट पे, इनकम में तो आ गया। तो कोई भी चीज हमारी इनकम को इंक्रीज करती है दैट इज रेवेन्यू रिसीट, कोई भी चीज हमारी एसेट को रिड्यूस या लायबिलिटी को इंक्रीज करती है दैट इज कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे दैट इज एक्सपेंडिचर। सबको पता है व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसी अमाउंट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं हमारी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए या फिर एसेट को परचेज करने के लिए। तो एनी डिस्पर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंक्रीइंग अ लाइबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट, गुड्स, सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जो भी हमने खर्चा करा है, चाहे वो कैश देकर करा है, चाहे वो प्रॉपर्टी देकर करा है, या फिर अपनी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज कर कर करा है, जिसकी वजह से हम या तो एसेट एक्वायर कर रहे हैं या गुड्स एक्वायर कर रहे हैं या सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसीट ऑफ अ बेनिफिट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसी पेमेंट जिसकी वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है उसको हम खर्चा बोलते हैं। अब इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेम,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने कैपिटल रिसीट पढ़ा, रेवेन्यू रिसीट पढ़ा, सेम बेसिस पे सेम टर्म्स पे हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था एसेट डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी एसेट इंक्रीज हो रही होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो जो बैलेंस शीट पे खर्चा हमारा इफेक्ट डाल रहा होगा दैट खर्चा विल बी आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो हमारे पीएनएल और ट्रेडिंग पे इफेक्ट डाल रहा होगा दैट खर्चा विल बी आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइस, आपको समझ आ रही हैं चीजें। तो फॉर सपोज अगर मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी, कोई प्लांट परचेज किया, कोई फर्नीचर परचेज किया, इससे मेरी एसेट इंक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज हुई तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सेम वे मैंने कोई लोन पे कर दिया, ठीक है, मैंने जो प्रोप्राइटर का पैसा इन्वेस्टेड था वो रिटर्न कर दिया, तो ये क्या है, ये ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी हमारा क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, हम इसका डिस्टिंक्शन पढ़ लेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिमिलरली जैसे हमने पीएल के टाइम पे इनकम की बात करी थी रिसीट के टाइम पे, वैसे ही एक्सपेंडिचर के टाइम पे हमारे पीएनएल के एक्सपेंसेस साइड का पार्ट हम देखेंगे। तो एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा किया हुआ खर्चा जिसका फायदा हमें एक साल के अंदर ही मिल जाता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और वो हमारे ट्रेडिंग पीएनएल पे ही इफेक्ट डालता है। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पर, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके ये डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी चीजें। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू डे रनिंग बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए होता है अपनी अर्निंग कैपेसिटी को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें बेनिफिट नॉर्मली लंबे पीरियड के लिए देता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें मैक्सिमम एक ही पीरियड के लिए फायदा पहुंचाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, राइट ऑफ करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग पीएनएल में लेके जाते हैं। तो ये आपको खुद से एक बार रीडिंग लगानी है, मैंने वैसे आपको मोटा मोटा मेन सब समझा दिया है, ठीक है। आपको ये डिस्टिंक्शन जरूर ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, बुक है आपके पास डिकीगोल तो अपनी बुक खोलेंगे और इसको रीड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ रही चीजें। चलो जी आगे चलते हैं। अब सर ये क्या है, आपने एक रिसीट में तो कैपिटल बताया, रेवेन्यू बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया। अब एक्सपेंडिचर में आप एक तीसरा भी लेके आ गए, क्या है ये, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज फिक्टिशियस एसेट। और फिक्टिशियस एसेट मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसा एक्सपेंस जो सिर्फ हमारे फिक्शन में है, मतलब हमारे ख्यालों में है, जिसको हमें कहीं ना कहीं पीएल में लेके जाना है, और वो हमारी एसेट होती है, लेकिन वो हमें कोई भी बेनिफिट रियलाइज नहीं करता। वही जो फिक्टिशियस एसेट है ना, वो फिक्टिशियस एसेट बना कैसे, वो फिक्टिशियस एसेट बना बिकॉज ऑफ दिस रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा हुआ ऐसा खर्चा है जो आपको आगे आने वाले कुछ साल में फायदा पहुंचाएगा, लेकिन आप उसको एक साथ अपने पीएनएल में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत सारे सालों तक आपको फायदा पहुंचाने वाला है। सिंपल सा एग्जांपल हमेशा याद रखना है अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डन बाय द कंपनी फॉर हिज न्यू प्रोडक्ट। अगर हम कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट से क्या होगा कि वो प्रोडक्ट आगे आने वाले कुछ सालों तक हमें फायदा देगा, बिकेगा तो फायदा मिलेगा। तो हमने एक ऐसा खर्चा करा, हमने एडवर्टीजमेंट का एक ऐसा खर्चा करा जो हमें आगे आने वाले कुछ सालों तक, 2 से 7 साल तक हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इस बेनिफिट को हम जब 2 से 7 सालों के बीच में यूज करेंगे, तो भाई जो ये खर्चा है, इस खर्चे को भी तो हमें 2 से 7 सालों के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए। तो जो जिस साल का खर्चा होगा दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बाकी का बचा हुआ हमारी फिक्स्ड एसेट बन जाती है। तभी तो हम इसको एसेट साइड लेके जाते हैं, क्योंकि ये अभी हम इसको बेच के कोई चीज रियलाइज तो कर नहीं सकते। एसेट में हमने क्या पढ़ा था, जिसको हम हाईली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जो हमें कैश में रियलाइज हो जाए। लेकिन ये तो एक ऐसी एसेट है जिसको हम कैश में कुछ रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, तो हम इसको पीएल में धीरे 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 राइट ऑफ करेंगे। और जब तक हम इसको पीएल में राइट ऑफ करेंगे तब तक ये हमारी बैलेंस शीट में एज अ फिक्स्ड एसेट खड़ा रहेगा, और जिस साल में आएगा उस साल का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बनेगा। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कुछ ऐसे खर्चे, सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर ऑफ रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ लाइकली टू बी ड्राइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, जिनका फायदा कुछ आगे आने वाले सालों तक हमें मिलता है, उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये जनरली 3 से 7 साल तक चलते हैं। ठीक है, इनको हम एक बारी में
पीएल में डेबिट नहीं कर सकते, हम इनको करंट ईयर में ही देते हैं और ओवर द ईयर स्प्रेड करते हैं तब तक ये खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ हम एसेट साइड पे लेके जाते हैं और इसी एसेट साइड के लिए पे ले गए पोर्शन को हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे 50,000, यहाँ पे एग्जांपल है कि 2 लाख का खर्चा करा जो 4 साल चलेगा, तो हर साल हम 50-50 हजार को चार्ज करेंगे पीएनएल में, और 1.5 लाख, जैसे पहले साल में 1.5 लाख, फिर अगले साल में 1 लाख, फिर 50,000 हम इसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो पहले साल हमारी फिक्स्ड एसेट कितनी होगी? 1.5 लाख, उसके बाद हमारी 1 लाख, उसके बाद हमारी 50,000। तो इस तरीके से हमारा ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड एसेट का कॉन्सेप्ट एक साथ चलता है। तो होप आपको फिक्स्ड एसेट दोबारा से रिवाइज हो गया हो और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर समझ आ गया हो, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज दिस एक्सपेंस? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम सेल करने में या बनाने में किसी गुड्स को खर्चा करते हैं, सर्विसेज को, तो उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस फिनले और मिलर की भाषा में क्या? एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। चीज़ों को इस्तेमाल करना रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज से, उसको हम कॉस्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है? सामान बेचने का खर्चा, रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, या फिर हमारी एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो ये सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने एक्सपेंस पढ़ा। नाउ अगला पॉइंट है हमारा इनकम। नाउ व्हाट इज दिस इनकम? इनकम देखो रेवेन्यू से डिफरेंट होता है। रेवेन्यू क्या है? जो ये हमने खर्चा करा, इस खर्चे को कमाने के लिए जो हमने जो खर्चे को, रेवेन्यू को कमाने के लिए ये खर्चा करा, ठीक है। तो ये रेवेन्यू और ये इनकम में क्या डिफरेंस है? इनकम क्या है? देखो जैसे हमने खर्चा करा, कॉस्ट इनकर करी और हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो ये कॉस्ट इस रेवेन्यू का पार्ट है, क्योंकि इस रेवेन्यू के अंदर हमें ये कॉस्ट भी इनकर करी है। इस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने ये कॉस्ट इनकर करी है। लेकिन फॉर सपोज जैसे हमें रेवेन्यू हुआ 15 रुपये का और हमारी कॉस्ट थी सिर्फ 5 रुपये की, तो जो इसका डिफरेंस है जैसे 10 रुपये, तो दिस इज़ आर इनकम। इनकम क्या है? वो पैसा जो हमने जनरेट किया है जिसमें हमारी कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, और जो कॉस्ट हमने लगाई है उन गुड्स को बेचने के लिए वो हमारा एक्सपेंस है, और उसके ऊपर का जो सरप्लस है वो हमारी इनकम है। 15 रुपये हमने कमाए, 5 रुपये लगाए, तो 10 रुपये हमारी इनकम है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 लाख का गुड्स हमने 5 लाख में बेचा, तो 5 लाख इज़ द रेवेन्यू, 4 लाख इज़ द कॉस्ट एंड 1 लाख इज़ द इनकम। तो इनकम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस की तरह। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगला पॉइंट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट हम टोटल के बेसिस पे देखते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इस इनकम को हम एक ट्रांजैक्शन के टर्म्स में बोल रहे हैं और प्रॉफिट हमारा एग्रीगेट टोटल के टर्म्स में होता है, ठीक है। गेन क्या है? गेन क्या है? एक मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग अ कोर्ट केस और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये सारे हमारे गेन होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 10 लाख इज सोल्ड फॉर 12 लाख, तो ये 2 लाख का हमें क्या हो गया? गेन, विच इज़ अनसर्टेन, जो हमें पता नहीं है और अचानक से हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो जाए। जैसे फॉर सपोज हमारा एक कोर्ट केस चल रहा है और अभी हमें नहीं पता दैट वी आर गोइंग टू विन इट और लूज इट, ठीक है। अब अचानक से हमें क्या हो गया? विन हो गया और हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो गया फॉर सपोज 10 लाख का। तो ये जो 10 लाख है ना, इसको हम अपना प्रॉफिट या इनकम नहीं बोलेंगे या रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, ये हमें अनसर्टेन था, ये हमारा गेन कहला जाएगा। तो गेन एक ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट है, ठीक है, जिसका किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन के होने पे डिपेंडेंट होता है जो, ठीक है। जैसे कि कोई हमारे पास एसेट है जिसकी वैल्यू 8 लाख रुपए थी, लेकिन जब हमने उसे मार्केट में बेचा तो वो सडनली 9 लाख की बिक गई, तो वो 1 लाख रुपए का गेन है जो कि हमें पता नहीं था, विच वॉज अनसर्टेन, लेकिन किसी ट्रांजैक्शन या किसी इवेंट के होने की वजह से वो हो गया, तो उसको बोलते हैं हम गेन। लॉस क्या है? लॉस आप सबको पता है, नुकसान। The term conveys two different meaning. First, it conveys the result of the business for a period when the total expenses exceed total revenue. पहले ये बताता है कि लॉस क्या है, बिजनेस को जब खर्चे ज़्यादा हो गए और इनकम कम हुई तो लॉस हुआ। ऑन दी अदर हैंड ये क्या बताता है? सम फैक्ट्स और एक्टिविटी अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। तो पहले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एग्जाम्पल समझो कि हमें 2 लाख का सेल होकर रेवेन्यू हुआ था, लेकिन हमने उस पर खर्चा 240 का किया था, तो हमारा ऑटोमेटिकली कितने का लॉस हुआ? 40 का लॉस हुआ,
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उसका एग्जांपल क्या, जैसे कोई फायर हो गई, कोई चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से भी फर्म को नुकसान हो गया, तो वो भी लॉस ही कहलाया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट लॉसेज डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेस, लॉसेज अलग हैं, एक्सपेंसेस अलग हैं। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू वेयर लॉसेज डू नॉट। खर्चे क्यों किए जाते हैं, ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। क्या लॉसेज हम रेवेन्यू जनरेट के लिए करते हैं, नहीं। द थेफ्ट ऑफ एन एसेट इज अ लॉस बट इट्स डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। हमारे पास एक एसेट है, हमारी मशीनरी, वो मशीनरी को हम हर साल यूज़ करते थे और उस हर साल यूज़ करने पे हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। लेकिन इस मशीनरी की चोरी हो गई और ये चोरी से हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये चोरी इज लॉस, दिस डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस एंड लॉस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा परचेज। परचेज शायद मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। परचेज क्या है, गुड्स को खरीदना बिजनेस में, या तो बेचने के लिए, या तो प्रोडक्शन के लिए, या फिर किसी भी चीज़ में यूज़ करने के लिए। तो परचेज आप समझ सकते हो, परचेज इज द टर्म यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। परचेज सिर्फ उसी के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है जो हमने गुड्स खरीदी हैं जिसमें बिजनेस डील करते हैं। जैसे कि एक फॉर सपोज एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग वाला है, तो उसके लिए गुड्स क्या होगी, शूज़ ही होगी। लेकिन वो मशीनरी खरीदता है शूज़ बनाने के लिए, तो दिस मशीनरी विल नॉट बी टर्म्ड एज परचेज। ये तो मशीनरी ही है, इसको मशीनरी की परचेज बोलेंगे, परचेज नहीं बोलेंगे सिंपल। तो परचेज सिंपल उन्हीं गुड्स के लिए होता है जो गुड्स हम जिस गुड्स में हम डील करते हैं। ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा, अगर हमने कोई परचेज किया सप्लायर से और सप्लायर को हमें वो सामान कोई डिफेक्टिव लगा, कुछ भी इशू हुआ है, तो हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगी। सेल्स क्या है, सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर अ प्राइस। सेल भी आपको पता है, शायद मेरे को सेल भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेल क्या है, सामान को बेचना। आपने अपने से ओनरशिप उस बंदे को ट्रांसफ़र कर दी जिसको आपने वो सामान बेचा है। सेल रिटर्न क्या है, आपका बेचा हुआ सामान आपके कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो सामान उसने उठा के आपको वापस दे दिया और आपके पास वो सामान वापस आ जाता है जो कि आपने सेल किया था, वो सेल रिटर्न मानी जाएगी। तो ये रिटर्न इनवर्ड होता है। नाउ व्हाट इज स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। Stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of the accounting period. The stock may be of two type, opening stock and closing stock. Stock क्या है, स्टॉक वो सामान है, वो वैल्यू है, सामान की वो वैल्यू है जो आपने सामान खरीदा था जिसको आपको बेचना है, उसको स्टॉक बोलते हैं। अब स्टॉक दो तरीके का होता है। अगर हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हैं तो मेरा स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक, और अगर मैं एंड ऑफ द ईयर में हूँ तो मेरा जो स्टॉक होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द बिगिनिंग। साल के शुरू में जो भी स्टॉक हमारे पास बच गया बेचने के लिए वो हमारा ओपनिंग स्टॉक, और साल के एंड में जो हमारे पास स्टॉक बच गया दैट विल बी आवर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। नाउ व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो टर्म है वो मैन्युफैक्चर के केस में यूज़ होती है। मैन्युफैक्चरर के पास जो सामान पड़ा है जिसको वो कन्वर्ट कर रहा है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल का सामान पड़ा है, या फिर कोई सामान जो अभी आधा पूरा हो गया, पूरा मतलब आधा हुआ पूरा नहीं हुआ, वो सब उसकी इन्वेंट्री होती है। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर ने वो सामान खरीद लिया जो वो डायरेक्टली बेचेगा, तो वो उसकी स्टॉक इन ट्रेड हो गई। रॉ मटेरियल क्या हो गया, वो कच्चा सामान जिसको यूज़ करके वो फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। WIP क्या हो गया, वो इन्वेंट्री उसकी जिस पे वो थोड़ा सा वर्क कर चुका है, थोड़ी सी लेबर, थोड़ा सा पावर, थोड़ी सी मशीनरीज, थोड़ा सा सब कुछ लगा के उसको एक ऐसे पॉइंट तक लेके आ चुका है जहाँ पे वो आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा हो चुका है, तो उसको WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी चालू है। ठीक है। और फिनिश गुड्स जो आपका रेडी है बेचने के लिए और उसका स्टॉक आपके पास बचा है, वो आपकी फिनिश गुड्स हो गई। तो इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर के केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री 3-4 टाइप की हो सकती है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। अब रॉ मटेरियल को इन्वेंट्री की क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री में नहीं लेनी होती, दैट इज़ नॉट, दिस पॉइंट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिकल पोर्शन करोगे तो आपको वापस से यहाँ पे आना पड़ेगा, तो इसलिए हम थोड़ी सी नॉलेज इसकी अभी भी लेते हैं। ठीक है।
टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन द गोडाउन टुगेदर विद देयर क्वांटिटीज इज प्रिपेयर्ड। जितना भी सामान हमारे गोडाउन में है उन सब की क्वांटिटीज के साथ हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे आइटम है जिनको हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री में नहीं लेना है, जैसे कि गुड्स जो बेच दी हमने लेकिन अभी डिलीवर नहीं हुई, तो वो हमारी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है ना। हमने अपने कस्टमर को सेल कर दिया लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई, हमारे गोडाउन में पड़ी है। कस्टमर ने बोला मैं 2 दिन के लिए बाहर हूँ, ठीक है मैंने सामान खरीद लिया लेकिन अभी आप अपने पास रखो, मैं 2 दिन बाद आके लेके जाऊँगा, तो वो हमारी इन्वेंट्री नहीं है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, वो बिक चुकी है। गुड्स परचेज और रिसीट बट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक, गुड हमारी रिसीव हो चुकी है, हमारे पास आ गई लेकिन अभी हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब हमने अपनी बुक्स में ही नहीं लाए, तो हम उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, कौन कौन सी इंक्लूड होनी चाहिए? हमने कस्टमर को बेची लेकिन सेल या रिटर्न बेसिस पे, मतलब वो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाली बात है। अगर इस्तेमाल करके अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो वापस कर देना। तो अभी हम जब तक वो कन्फर्मेशन नहीं आ जाता तब तक हम उसको इन्वेंट्री का पार्ट ही मानेंगे। गुड्स सेंड टू द एजेंट फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विद देम अनसोल्ड, हमने कोई एजेंट रखा है जो हमारे लिए सामान बेचता है, उसके पास भी जो सामान पड़ा है जो कि उसने बेचा नहीं है वो भी हमारी इन्वेंट्री का पार्ट ही होगा। तो ये पॉइंट्स याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तक ही लिखा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये हमारा लास्ट ही पॉइंट था आज का। बाकी का पॉइंट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एक लास्ट चीज़ जो हमें कवर करनी है दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच में क्या फ़र्क है? तो स्टॉक वो वैल्यू है गुड्स की जो हमने परचेज करी है रीसेलिंग के लिए और हमारे पास अभी बिकी नहीं है, पड़ी है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो क्या है? हमारी स्टॉक है। ठीक है, इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इज़ द वाइड टर्म विच इज़ यूज्ड एंड इंक्लूड स्टॉक। इन्वेंट्री देखो क्या है ना, इन्वेंट्री के अंदर सारी चीज़ें आ गई, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, इसके अंदर सब कुछ आ गया। स्टॉक सिर्फ क्या है? स्टॉक सिर्फ वो सामान है जो हमने परचेज करा बेचने के लिए और हमारे पास अभी पड़ा है, तो वो हो सकता है अगर साल के बिगनिंग में तो ओपनिंग, साल के एंड में तो क्लोजिंग। लेकिन इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री तो हमारे पास पूरा का पूरा सामान जो हमने, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, सेमी फिनिश का हो, स्टॉक हमारे पास पड़ा है ओपनिंग में या क्लोजिंग में, साल के स्टार्टिंग में या साल के एंड में, वो हमारा इन्वेंट्री होता है। तो मैंने यहाँ पे 15 पॉइंट्स आपके लिए आज लिखे थे और उन 15 पॉइंट्स को मैं प्रॉपर्ली कवर कर चुका हूँ। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। और यहाँ पे हमने इसका डिफरेंस और कैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट होती है वो भी हमने देख ली। अभी भी इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मैं अगली वीडियो में आई ट्राई कि मैं इस सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल रिसीवेबल, टोटल इन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट 35, 36 है और हम कितने पॉइंट्स आज की वीडियो में कवर कर चुके हैं? आज की वीडियो में हम और 18 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। तो अगले जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई नो दैट। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको अकाउंटिंग टर्म्स समझ आ रही हूँ। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।